کو जुलूस को इख्तियार नहीं है कि आप जाकर के जो लोग वहाँ पे आइश पज़ हैं उनके कारोबार को, उनके शोरूम्स को, उनके मकानों को, उनके फ्लैट्स को आप इस्तेमाल करें, ये भी आपको हक नहीं है। तब वो हाथ में कानून ले लेते हैं, कानून नाफिज करने वाले अपने फराइज अंजाम नहीं देते हैं। इस पे एक आला अदालती कमीशन बनना चाहिए, इस पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जिसमें मीडिया के आज़ाद और मुख्तार जो सहाफ़ी हैं वो भी हिस्सा लें, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो कि एक तरफ से मॉब आके मॉब लिंचिंग हो और दूसरी तरफ से वो ताकतवर जो ग्रोह है वो लोगों की ज़मीन हथिया है। तो ये एक बड़ा अलमिया है, जो सोचने की घड़ी है, हमें सोचना चाहिए और हमें समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। सर FTF से ना निकलना, शुक्रिया किसका अदा करना है सर? देखिए ये एक बड़ी लंबी तारीख है। आपको याद होगा कि बरसगीर के ऊपर जब अंग्रेज आए और हमें जब गुलामी का तौक पहना रहे थे, तो उस वक्त भी हमारे जो अंदर के लोग थे, कभी वो नवाब सिराजुद्दौला, कभी हैदर अली और कभी टीपू सुल्तान और कभी जनरल बख्त खान के खिलाफ। ये जो उमरा और रूसा होते थे वो अंग्रेजों से भी मिले थे, पुर्तगालियों से भी मिले थे, फ्रेंच से भी मिले हुए थे, मराठों से भी मिले हुए थे और सिक्कों के एवज बेचना शुरू कर देते थे और अपने राज और अपनी कंडीशन मानते थे। वो लोग जब उनकी तहरीरी मानते होते थे तो ऐसे ऐसे कंडीशन होते थे कि उस वक्त के जो सुल्तान थे, जो वाली थे, वो अपने बच्चों को गिरवी के तौर पे रख देते थे। वही सिलसिला आज भी शुरू है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कब बना ये FATF जो है वो 1989 में फ्रांस में बना, किसने बनाया? G7 के ममालिक ने बनाया। और लोग उसके मेंबर हैं, उसके मेंबर में इजराइल भी है और भारत भी है। क्या भारत एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है जो कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, जो बलूचिस्तान में फंडिंग और फाइनेंसिंग कर रहा है? क्या FATF के लोगों को ये नजर नहीं आता? बिल्कुल आता है, मगर चूंकि वो हमारे हम मजहब नहीं है इसलिए उनके साथ खड़े हैं। चूंकि भारत के लोग मुसलमानों के मुल्कों पे चढ़ाई करते हैं, मुसलमानों पे चढ़ाई करते हैं, मजहब को बुनियाद बना करके कश्मीर, बलूचिस्तान, या आपने दिल्ली में नहीं देखा किस तरह से कम्युनल राइट हुए? तो बात यह है कि किस मुंह से भारत उस फोरम का मेंबर है और किस मुंह से इजराइल उस फोरम का मेंबर है। और सबसे पहले पूछा जाए जब 1979 में रशियन इन्वेजन हुआ हमारे खिते में, तो यही हमारी मगरिब थी जिन्होंने फंडिंग और फाइनेंसिंग उस नाम नेहाद गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए, और फिर वो हमारे सरहद में धकेल दिया गया। तभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बरमला कहा था कि हमारे 60,000 से ज्यादा फौजी और सिविलियन अपने जानों का नजराना पेश कर सके, हमें अपने घर को इन ऑर्डर लाना होगा। याद हो कि नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, उनकी दूरबीन निगाहों ने देख लिया था कि पाकिस्तान में कौन कौन से बैरूनी और अंदरूनी खतरात मंडला रहे हैं। आपको याद होगा जब 2008 में सवात में इंटरनल इंसर्जेंसी हो गई, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हमने उनके साथ बैठ करके एक कौमी एजेंडा बनाया, हमने 20 निकात बाद में नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया और हमने बड़ी जमा मर्दी से एक कौम बन करके हमने सवात को आज़ाद कराया। हमारी जानों का भी नशराना हमारे अफवाज के लोगों ने दिया, हम सलाम करते हैं उनको। हमारे पुलिस के एहलकारों ने दिया, हमारे सियासी लोगों ने दिया, हमारे आम लोगों ने दिया। कौन करता था उनकी फंडिंग? क्या कभी FATF ने उसके तरफ रुजू किया कि ये कौन था इन ग्रोहों को सपोर्ट करने वाला? ये कौन लोग हैं जो हमारे कभी कोयटा में ब्लास्ट करते हैं, कभी लाहौर में, कल हाफिज सईद के घर के सामने लाहौर में ब्लास्ट किया गया? वो लोग कौन है जो पिंडी के राजा बाजार में ब्लास्ट करते हैं, कराची के तारिक रोड पे ब्लास्ट करते हैं, टावर के किस्सा खानी बाजार में? कौन है वो लोग जो हमारे अफची के एहलकारों पे खुदकश हमलावर होते? कौन लोग हैं वो जो हमारे नौजवान फौजी कप्तान और लेफ्टिनेंट और मेजर्स पे हमलावर होते? कौन है ये लोग? कौन इनकी फंडिंग करता है? कौन इनकी फाइनेंसिंग करता है? इसकी निशानदेही होनी चाहिए। ये इंडियन फंडेड है, इजरायली फंडेड है, मगरिब के फंडेड है। और ये जो लोग, ये जो तबका पाकिस्तान में बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है, इसको फंडिंग कौन करता है? FATF हम पे ना लगाएं, उन पे लगाएं जो लोग पाकिस्तान में अपने आलाकार रखते हैं और पाकिस्तान में अपने आलाकार से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। दूसरी तरफ मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है
جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ پروگرام پرویز سندیلا کا نہیں رہا. یہ پروگرام ایک یونیورسل پروگرام ہو جاتا ہے، جو چاہے آپ کے ٹیپ کو استعمال کر کے کہیں بھی ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتا ہے. میرے بھائی دیکھیں آپ کہ قوم کو ایک جوٹ ہو کر کے، اور وزیر خارجہ صاحب کو FATF کے پروگرام میں جا کے کہنا چاہیے کہ اسرائیل اور انڈیا سے بڑا کون فنڈنگ اور فائنینسنگ کرتا ہے اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے. نمبر 2، اگر وزیر اعظم یہ خود کہے کہ میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم، سابق صدر، سابق وزیر اعلیٰ، سابق وزراء، سابق پارلیمنٹیرینز کو غدار سمجھتا ہوں، وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو FATF میں زیادہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ان کی اس تقریر کا وہ حصہ اٹھا کر کے اجلاس میں پیش کر دیا جائے کہ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ماضی کے پاکستان کے حکمرانوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان کو ان کا ملک کا موجودہ جو انتظامی سربراہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کرتے رہے. بہت افسوس کا مقام ہے. آپ اپنے گھر کے اندرونی معاملات کو اپنے گھر میں رکھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں، ان کیمرہ بات کریں، اپنے گندے کپڑے باہر نہ دھوئیں. مجھے بہت دکھ ہوا جب ہم نے موجودہ انتظامی سربراہ، میں وزیر اعظم بھی بولتے عمران خان صاحب کو، مجھے خود شرم آئے کہ ملت کیا آج کس مقام پہ ہمیں رہزنوں نے نہیں لیا، ہمیں رہبروں نے لیا، اور آج ہماری رہبری کرنے والا رہزن اگر آ کے بیٹھ جائیں. دیکھیے یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہوتی، یہ نظریاتی ایک فکر کی بات ہوتی ہے. لاکھوں قربانی کے بعد پاکستان بنایا گیا، اور لاکھوں قربانی دے کے پاکستان کو بچا رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب جو بات آج کرتے ہیں وہ یہی تو بات کرتے ہیں، اور ان کا کردار اس کی صرف بات نہیں کرتے ہیں، وہ انہوں نے عملی طور پہ یہ بات ثابت کیا. جب پاکستان کے دفاع کی بات آئی تو انہوں نے میزائل پروگرام بھی لانچ کیا، انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام بھی دیا، انہوں نے ہماری دفاعی اخراجات کو بھی بڑھایا، انہوں نے ہماری فوج کو مضبوط سے مضبوط کیا، ہر قیمت ادا کی اس کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، دفاع ہماری پہ اس کی سہولتوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب معیشت کی بات آئی تو انہوں نے IMF کو اسحاق ڈار صاحب نے اس کے کشکول، آپ کی بات ریکارڈ کی بتا دوں، پاکستان بہت سارے IMF کے پروگرام میں گیا، 7 یا 9 میں گیا، مگر واحد اسحاق ڈار صاحب تھے جنہوں نے IMF کے پروگرام کو باضابطہ اڈاپٹ کر کے اس کی کمپلیشن کی سرٹیفکیشن لی. یہ پہلا اسحاق ڈار کا کریڈٹ جاتا، اور اس کے بعد انہوں نے IMF کو کہا بائی بائی، خدا حافظ، اب کبھی نہ آ رہا ہمارے سرزمین پہ، تم بھی ایسٹ انڈیا کمپنی ہو، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے. پھر نواز شریف نے کمال ہوشیاری سے، کمال تدبر سے، ایک فہم و فراست سے، ایک اسٹیٹس مین ہوتے ہوئے، ایک مدبر کی طرح، چائنا جو ہمارا نیچرل الائی ہے، جو ہمارا پڑوسی ہے، دیکھیے دوست بدل جاتے ہیں، رشتہ دار بدل جاتے ہیں، پڑوسی نہیں بدلتے. اس کے ساتھ مل کے پاکستان کے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سی پیک لائے، اور سی پیک میں انیشیل 60 ارب اور پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی. اور 2000 میں چونکہ اس کمیٹی کا ممبر تھا، 2030 تک یہ جو ہمارا معاہدہ تھا یہ حجم بڑھتے بڑھتے 200 بلین جانا تھا. کیا ہوا؟ اختیار کو یہ پسند نہیں آیا. نواز شریف نے ملک کے طالب علموں کو گالی اور فسدائی اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دوسروں کی بے حرمتی کرنے کے لیے نہیں بیٹھایا، اس نے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا. نواز شریف نے اچھے انجینئرز ریسرچ کے لیے مواقع دیے، بیلیولنٹ فنڈ دیا، اور ان کے اسکالرشپ دیے. دانش اسکول بنایا شہباز شریف صاحب نے، ہائر ایجوکیشن کو امپاورڈ کیا گیا، میکسیمم بچوں کو اسکالرشپ کے لیے ملک سے باہر بھیجا گیا سائنس کے اور طب کے شعبے میں صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے. نئے ہسپتال، کڈنی سینٹرز بنائے گئے، کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹرز بنائے گئے، اور پھر مارکیٹ ٹو فارم اور فارم ٹو مارکیٹ کے لیے سڑکیں بنائی گئی، لوگوں کو جدید سہولت کے ساتھ بحری بری بندرگاہیں بنائی گئی، ریل کے نظام کو فادر صاحب جیسے ایک اہل آدمی لے کر کے بہتر کیا گیا، منافع بخش بنایا گیا. پورے پاکستان پہ ریپڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا گیا، لوگوں کو عزت دی گئی، وقار دیا گیا، روزگار دیا گیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا، اپنے بارڈروں کو محفوظ کیا گیا، ملک کو امن کی طرف اور کارخانوں کی چمنی سے انہوں نے
धुआं निकाल दिया और अंधेरों को बुझा करके रोशनी ला दी। अगलियों को ये पसंद नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अमित संदीला साहब, आप सोशल मीडिया के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, नाम बड़ा बताया ना, 452 लोग पैनामा में जिनके नाम थे, उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, उनका नाम नहीं था, उनको जबरदस्ती उसमें मुलव्वस किया गया और फिर सिर्फ एक आदमी को सिंगल आउट करके आपने सजा दे दी। और वो 451 लोग तो जैसे फरिश्ते थे, वो तो जैसे उनका तो जैसे कोई अकाउंट ही नहीं था, उनकी तो जैसे कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, जबकि नवाज शरीफ की कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, उनके नाम से कोई पैनामा में कोई कंपनी ऑफशोर नहीं रजिस्टर्ड थी। तो ये वो सजा दी गई नवाज शरीफ को, जो उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था, जो उन्होंने पाकिस्तान को माशी प्रोग्राम दिया। और आपने देखा होगा जब मिल्लत में बुहरान आया तो नवाज शरीफ ने आमियत की तरह फैसले नहीं किए, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान के हर जगह के पार्लियामेंटेरियन को बुलाया और ज्वाइंट पार्लियामेंट की। जब बहरीन का इशू आया, उन्होंने कहा नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट होगा कौमी कंसेंसस के साथ, एक आवाज होकर हम जो भी फैसला करेंगे। ये वो मुतब्बाना फैसला था। आपको याद होगा जब एपीसी का वाकया हुआ, पूरी कौम रो रही थी अपने मासूम बच्चों के लिए, और फिर मियां साहब ने क्या किया, तमाम अपोजिशन को जो पार्लियामेंट में थे या पार्लियामेंट से बाहर थे, जो छोटे थे या बड़ी पार्टियां थी, आपको याद होगा इमरान खान साहब को भी दावत दी गई कि बैठे। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। कराची जिस शहर में हम रहते हैं, परेशान थे लोग, परेशान थे लोग, दस्ते गिरबान थे, कारोबार मिट चुका था। आज अल्लाह के फजल से उन्हें काम लेना था, उसी रेंजर्स, उसी पुलिस से, उसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के कराची को अमन का गहवारा बनाया गया। तो मैं ये समझता हूँ एक बड़ी अगियात साजिश थी नवाज शरीफ के खिलाफ। जो मैंने आपको कहा कि हाउस इन ऑर्डर, इट इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट ब्रदर संदीला, इट्स नॉट ए वर्ड, छोटा सा लफ्ज नहीं है। इसके पीछे आप किताब लिखना शुरू कर दे, बहुत बड़ी दास्तान निकल आएगी इससे। और जब हाउस इन ऑर्डर होता है तो उस हाउस से मईशत तरक्की करती है, दानिश निकलता है, साइंस तरक्की करती है, तिजारत और ज़राअत तरक्की करती है, मईशत ऊपर जाता है। तो फिर हम अगलियारों के आगे हाथ नहीं फैलाते, फिर IMF का डिक्टेशन नहीं लिखते, फिर हम FATF को खातिर में नहीं लाते, क्योंकि हम खुद होते हैं। जैसा आज रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा कर दिया, उसने अपने मुल्क के इंटरनल सिचुएशन, आपको याद होगा 90s में टर्की में भी बहुत ज्यादा अंदरूनी खलफशा था, 30-40 एवरेज था पॉलिटिकल या किलिंग था। आज वो अमन है, वो बैरून मुल्क में भी मुसलमानों की मदद करते हैं, अपने मुल्क के लिए मजबूत है। यही फिलॉसफी नवाज शरीफ साहब का था, और उससे पहले था कि हम अपने मुल्क को हाउस इन ऑर्डर करें ताकि मेरी दरसगाहें बेहतरीन यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करें, मेरे बेहतरीन हॉस्पिटल्स हो। और ये उन्होंने बोला नहीं, अमली तौर पे देखा। किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर से लेकर के आप दानिश स्कूल तक, कहाँ पे सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं, वो यतीम, वो मिस्कीन, वो कमजोर बच्चे जो HSN में या पिकन हाउस में नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए उन्होंने तामीर किया। उनके भाई शहबाज शरीफ ने तामीर किया दानिश स्कूल। और जो पढ़े लिखे लड़के थे, जो हायर एजुकेशन के थे, वो सहूलत मैसर की, ताजिरों को मैसर की सर, और फिर सनत चलाने के लिए बिजली का पावर दिया। तो ये FATF आप उस जाविये से देखें, कौम को एक होकर सोचना होगा। ये